Hello friends, my name is Jitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम लोग करने वाले हैं वो आपकी बायोडाइवर्सिटी वाले जो लेक्चर है उसी की ही कंटिन्यूटी है। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में हम लोगों ने जो है 80% से ज़्यादा कवर कर ली थी चीज़ें जो बायोडाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है अलग अलग जो प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखे हैं या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे चला रखे हैं। आज हम लोग उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हालांकि ये पूरी की पूरी वीडियो आपकी काफ़ी फैक्चुअल होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप कल कोई नोट्स को पढ़ो तो आपको वो चीज़ें भी याद रहें और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है वो भी आपको पता चलती रहे। आपकी जो बुक में इन प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है वो काफ़ी कम डिटेल दे रखी है, लेकिन यहाँ पे नोट्स में हम लोगों ने काफ़ी एक्स्ट्रा डिटेल को कवर किया हुआ है। किसी ने अगर बायोडाइवर्सिटी वाली पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ पिछली वाली पूरी सीरीज़ देखिए। आप पूरी सीरीज़ देखने के बाद जो है आप बायोडाइवर्सिटी वाला जब चैप्टर देखोगे उसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जब जो हम लोग करने वाले हैं ये सारा सारा बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारी जो फ्लोरा और फोना जो लाइफ होती है, ठीक है, उसको जो है कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अब उसको प्रोटेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा इन सीटू, ऑलरेडी ये लोग पिछले क्लासेस में आपको करवा चुका हूँ। एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये होता है जब आप बायोडाइवर्सिटी को उसी जगह पे कंजर्व करते हो जहाँ पे वो उसका जो हैबिटाट होता है, नेचुरल हैबिटाट होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो जहाँ पे उसको थ्रेट होता है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट एरिया है, अगर वहाँ पे टाइगर है, उसको थ्रेट है, वहाँ पे इलीगल पोचिंग हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम्स को आ रही हैं, तो आप क्या करते हो, उस फॉरेस्ट को ही कंजर्व करते हो। तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो टाइगर लायन सिर्फ वही कंजर्व नहीं होगा, बल्कि दूसरे जो स्पीसीज हैं वहाँ पे वो भी कंजर्व होते हैं। दैट इज़ द मेथड विच इज़ कॉल्ड इन सिटू मेथड। एक होता है एक्स सिटू मेथड। एक्स का मतलब होता है एक्सटर्नल। जो आप एक्स समझ रहे हो वो नहीं, एक्स का मतलब होता है एक्सटर्नल। यहाँ पे आप कंजर्वेशन जो है एक्सटर्नली करते हो। एक्सटर्नल इन द सेंस कि जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्पीसीज को अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट ना करके, कंजर्व ना करके, उसको उस एरिया के आउटसाइड में कंजर्व किया जाता है। जैसे आपके जू होते हैं, बोटेनिकल गार्डन होते हैं, सीड बैंक्स होते हैं, राइट। तो उस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं। अगर किसी ने बायोडाइवर्सिटी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो लेक्चर जाके ज़रूर ज़रूर देखें। चलिए, आज जो है हम सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हंगुल, सेव गंगा डॉल्फिन, सी टर्टल, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है टाइगर ही है। देखिए, टाइगर जो है वो अपनी फूड चेन में जो है सबसे टॉप पे होता है। जब फूड चेन के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रॉफिक लेवल में पढ़ा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने वहाँ पे इस तरह से पिरामिड्स बनाए थे, है ना। पिरामिड, इस पिरामिड के जो बेस में होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी कि आपके ऑटोट्रोप्स। और इस पिरामिड के टॉप पे जो होता है वो होता है टॉप वाला कार्निवोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हमारा जो टाइगर होता है वो टॉप कार्निवोर होता है। अगर किसी इकोसिस्टम में अगर टॉप कार्निवोर अगर वो प्रोटेक्टेड है, अगर उसका हैबिटाट वहाँ पे प्रोटेक्टेड है और वो अच्छा वहाँ पे बढ़िया से अपनी लाइफ को अगर वो स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वो पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है अच्छा जा रहा है। इसका ये मतलब होता है। तो टाइगर की एक अच्छी पॉपुलेशन, टाइगर की ग्रोथ ये इंश्योर करती है कि वहाँ पे सारे का सारा इकोसिस्टम जो है आपस में बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं टाइगर की। टाइगर जो है इंडिया का जो है नेशनल एनिमल है। ये सिर्फ नेशनल एनिमल ही नहीं है। देखिए, किसी भी कंट्री का जो नेशनल एनिमल होता है ना, उस कंट्री के लिए वो एक प्राइड की बात होती है। तो ये टाइगर सिर्फ एक नाम के लिए नेशनल एनिमल नहीं है, ये इंडिया का प्राइड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इंडिया को जाना जाता है लैंड ऑफ टाइगर्स के नाम से, राइट। देखिए, मेडिवल टाइम में, हिस्टोरिकल टाइम में जो है 60-70% दुनिया में जो है टाइगर्स पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो एरिया श्रिंक होता चला गया। अभी कुछ ही कंट्रीज़ में जो है टाइगर्स पाए जाते हैं, जिसमें से इंडिया जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्री है। और ये एक ऐसा स्पीसीज़ है, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो इकोसिस्टम में जो है वो हमारी फूड वेब के ऊपर सबसे ऊपर में होता है, तो डेफिनेटली इसलिए तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। दूसरा, इसको इसलिए भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि
ये अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट करने में अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक हमें जो है ये एक वेरिफिकेशन देता है, एक वैलिडेशन देता है कि यस, हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। दुनिया भर में जो है कि जो 20th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन मानी जाती है टाइगर की, दैट वाज अराउंड 20,000 टू 40,000, जो अभी घट के काफ़ी कम हो गई है। इंडिया में जो है वो अराउंड 1800 के आसपास जो है वो इंडिविजुअल्स यानी कि जो टाइगर्स पाए जाते थे, कब? 1972 के आसपास। अब 1970s एक ऐसा डिकेड है जिसके बाद से दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी को लेके और एनवायरनमेंट को लेके जो है एफर्ट्स लेना स्टार्ट किया गया। 1972 में ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। 1972 के 20 साल के बाद जो है 1992 में आपका अर्थ सबमिट हुआ था, है ना, अर्थ सबमिट हुआ था, रियो जिसको बोलते हैं, है ना, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं। तो रियो जो अर्थ सबमिट हुआ था, यहाँ पे कई चीज़ों को लेके चर्चा की गई थी। एक तो चर्चा की गई थी क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके कि हम लोग क्लाइमेट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेज का जो हम लोग एमिशन करते हैं उसको कम करना चाहिए। एक तो ये आउटपुट निकला था हमारे जो है अर्थ समिट का। दूसरा जो आउटपुट निकला था वो निकला था CBD, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है और क्लाइमेट चेंज को भी जो है रिवर्स करना है। तीसरा जो है उसका आउटपुट निकला था वो निकला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके अंदर जो है आप एजेंडा 21 की बात करते हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली कभी, एजेंडा 21। बट CBD और क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग ये आपको मैं करा चुका हूँ। क्लाइमेट चेंज के में जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, कैनकुन, है ना, कोपनहेगन, वो सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे आ गया था, तो इसका भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है। CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एक मैप प्रोग्राम चलाया था, है ना, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड ऑल दैट। सो हुआ क्या, 1972 में जब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ तो इसमें जो है इंडिया से कई सारे बड़े बड़े लीडर्स गए थे, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में जनरली जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए को लेके बहुत अच्छे एफर्ट नहीं हो रहे, तो टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही थी। तो दुनिया भर ने जो है इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया उस समय, स्टॉकहोम कन्वेंशन जब हुआ था। इंदिरा गांधी भी इसमें गई थी एंड शी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो शी वाज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड एंड लोगों ने उनको बोला कि देखिए मैडम कुछ ना कुछ कीजिए टाइगर की कंजर्वेशन के लिए। तो जब वो वापस आई वहाँ से, स्टॉकहोम से इंडिया में वापस आई, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग को बुलाया, सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट थे और उनको बुलाया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह को बुलाया, उन्होंने मीटिंग किया कि देखो भैया ऐसा है, इंडिया में सिर्फ टाइगर एक एनिमल नहीं रह गया अभी दुनिया भर में, ये एक सिंबल हो गया है, ठीक है, और इस सिंबल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उन्होंने क्या किया, टाइगर को कंजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो एक साल तो देखो मीटिंग करने में, पेपर वर्क करने में लग ही जाता है। फाइनली 1973 में हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, उस स्टॉकहोम कन्वेंशन के एक साल के बाद, ठीक है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक तरफ वो आपको प्रोजेक्ट देंगे, दूसरी तरफ आपको ईयर देंगे, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ नॉट 1972, इट इज़ 1973, ठीक है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, देखिए भाई जनरल से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। टाइगर को बचाना है, उसको कंजर्व करना है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल वैल्यू को मेंटेन करना है ना, उसको प्रिजर्व करना है, वो वही बातें वही रहती हैं। उसका जो मैकेनिज्म का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो इसका एम क्या है, इसका एम है कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, हार्मोनाइजिंग द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन एंड अराउंड टाइगर रिजर्व। देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जब हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने वहाँ पे सिर्फ फ्लोरा और फोना को ही प्रिजर्व करना है। यार वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन रहती है, जो ट्राइबल लोग उस एरिया में रहते हैं, उन लोगों के राइट्स को भी कंजर्व करना है, उनके कुछ अधिकार होते हैं, बिकॉज दोज पीपल आर लिविंग देयर फॉर लाइक फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और वहाँ का इकोसिस्टम तब तक बैलेंस्ड है जब तक वहाँ के लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से रहते हैं, तो वहाँ पे नेचर के साथ वो बैलेंस बना के रखते हैं। तो उन लोगों के राइट्स को संभालना, उनको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि वहाँ पे फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट वो यही कह रहा है, हार्मोनाइजिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल।
तो ट्राइबल पीपल के राइट्स के बीच में और वहाँ पे जो टाइगर्स रहते हैं, टाइगर पॉपुलेशन या दूसरी स्पीसीज पॉपुलेशन है, उनके बीच में एक हार्मोनाइजिंग यानी कि एक बैलेंस बना के चलना है। सो दैट वाज द एम ऑफ दिस। सबसे पहले इंडिया में जो टाइगर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया वो किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क वैसे भी इंडिया में। इंडिया में जो पहला नेशनल पार्क बना था वो बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्ल्ड में जो फर्स्ट नेशनल पार्क बना था वो बना था यूएसए के अंदर, जिसे कहा जाता है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन, ठीक है, नेशनल पार्क। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कुछ साल पहले मैं यहाँ पे गया था, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। आप लोग भी कभी टाइम मिले तो ज़रूर जाना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, 1973 में स्टार्ट हुआ था, नैनीताल के पास में पड़ता है, रामपुर जगह है वहाँ पे, तो आप जा सकते हो। टाइगर सफारी होती है वहाँ पे बहुत अच्छी। देखिए टाइगर देखना इतना इजी नहीं है, तो हो सकता है आपको टाइगर देखने के लिए 2-4 बार जाना पड़े। आई वॉज लकी, फर्स्ट टाइम में देख लिया था मैंने, ठीक है। सो लॉन्च्ड इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इन 1973 विद 9 टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। अभी तो इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 9 थे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि इसमें जो मेजोरिटी जो स्टेक होल्डिंग होती है वो सेंटर की होती है। जो भी पैसा या रिसर्च कुछ भी किया जाता है वो ज़्यादातर सेंटर के थ्रू किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प मिलती है, वो हेल्प कौन देता है? सेंटर देता है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियली और इन टर्म्स ऑफ रिसर्च और समथिंग लाइक। तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई कि टाइगर को प्रोटेक्शन को लेके जो भी एक्टिविटी की जाएंगी उसकी सारी देख रेख जो है ये टाइगर अथॉरिटी करती है, ठीक है, सेंट्रल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इसका देखो ये वही है, प्रोटेक्ट टाइगर्स फॉर द एक्सटिंक्शन बाय एंश्योरिंग अ वायबल पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वही बड़ी बड़ी बातें हैं। गवर्नमेंट हैज सेट अप अ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ऑल्सो अंडर पीटी टू, मतलब पीटी मतलब प्रोजेक्ट टाइगर, टू कम्बाट पोचर्स। पोचिंग बड़ी समस्या है भैया। एक पोचिंग का मतलब होता है इलीगल किलिंग, इलीगल किलिंग, क्योंकि इलीगल ट्रेड होता है बहुत बड़े पैमाने पे, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। टाइगर की जो है स्किन को लेके, इसके जो नेल्स होते हैं, इसके जो टीथ होते हैं, हर चीज़ की जो है इलीगल ट्रेडिंग की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। काफ़ी बड़ी ट्रेंड है ये इलीगल ट्रेडिंग है, स्पेशली चाइना में। देखिए जैसे इंडिया में आयुर्वेद है ना, इंडिया में जो आयुर्वेद है वो क्या है? वो नेचुरल चीज़ों को पे फोकस करता है कि नहीं? जनरली वो हर्ब्स के ऊपर फोकस करता है, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर फोकस करता है। ऐसे ही चाइना में भी जो है वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन एक सिस्टम है। उस मेडिसिन सिस्टम के अंदर जो है इंडिया के आयुर्वेद के बिल्कुल उल्टा जो है एनिमल्स के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो टाइगर जो है वहाँ पे एक इस तरह का एक एनिमल है जिसके प्रोडक्ट्स की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। तो वो जो पोचर्स होते हैं वो इंटरनेशनल, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा प्राइस मिलता है, तो उस प्राइस के लिए जो है वो ये सब इलीगल वो करते हैं। तो एक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाया गया जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट दिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, स्किल्स दिए गए, ताकि वो पोचर्स के अगेंस्ट जो है कार्रवाई कर सकें। प्रोजेक्ट टाइगर फंड्स रेलोकेशन ऑफ द विलेजर्स टू मिनिमाइज ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट। देखिए ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट, देखिए आजकल जो है एनिमल्स और ह्यूमन का जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत कॉमन हो गया है। आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, आपको बहुत सुनने को मिलता होगा एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। एनिमल्स जो हैं वो, एलिफेंट जो हैं वो ह्यूमन जो है सेटलमेंट के अंदर घुस जाते हैं और फिर आतंक मचाते हैं, ये आपने बहुत सुना होगा। मैन ईटर जो है टाइगर्स के बारे में भी आपने सुना होगा। देखिए जब इनका नेचुरल हैबिटाट को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो डेफिनेटली ये ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर ही घुसेंगे। ये ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर नहीं घुस रहे हैं, ह्यूमन जो है इनके हैबिटाट के अंदर घुस रहे हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर द रेजिडेंशियल एरिया और समथिंग, राइट। तो हम इनके एरिया को, इनका एरिया को जो है श्रिंक करते चले जा रहे हैं। टाइगर जो है एक बड़ा जो है कार्निवोर है।
एक टाइगर को जो है काफ़ी जगह चाहिए होती है आप वहाँ पे रहने के लिए। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन टाइगर की ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, कई बार बाहर आ जाते हैं। जब इनकी विसिनिटी में, इनके हैबिटाट में, जब इनका जो प्रे है वो, यानी कि जिसको ये हंट करते हैं, जैसे डियर वगैरह हो गए, जब उनकी पॉपुलेशन कम होती है तो भूख के मारे जो है दूसरे एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो इन फॉरेस्ट के पास जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं या टाइगर रिजर्व हैं, इनके आसपास के जो गांव होते हैं, तो वहाँ से लोगों को जो है दूसरी जगह पे लेके जाया गया ताकि वहाँ पे ह्यूमन हंटिंग, जो ये टाइगर कन्फ्लिक्ट है, जो वो कम हो जाए। इंडिया में जो है फिलहाल 51 टाइगर रिजर्व हैं, इसकी लिस्ट आपको मैंने दिया हुआ है। देखिए, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वो 3 सर्कल होते हैं ना। बीच वाला जो है कोर जोन होता है ना। फिर आपका बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। इसी तरह से आपके टाइगर रिजर्व के अंदर भी जो है जोन होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ट्रांजिशन जोन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कोर जोन और बफर जोन होता है। देखिए, ट्रांजिशन जोन में ना, ट्रांजिशन जोन सिर्फ नाम का ट्रांजिशन जोन है, एज कुछ होता नहीं है उसमें। उसमें आप जो है ह्यूमन सेटलमेंट होती हैं, आपको गांव मिलते हैं, छोटे छोटे कस्बे मिलते हैं, खेत मिलते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे। तो डेफिनेटली उसको तो हम टाइगर के अंदर इन्वॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे टाइगर घुसेगा तो भैया आपको पता है कन्फ्लिक्ट होगा। तो टाइगर के लिए जो है ऐसी जगह चूज की जाती है जहाँ पे उनकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सके, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस सबसे कम हो सके, और ऐसा एरिया होता है आपका कोर जोन। देखिए, मोस्टली केसेस में बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है ना, वही आपका टाइगर रिजर्व होता है। बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है, जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, वो आपका टाइगर रिजर्व होता है, क्योंकि टाइगर रिजर्व को भी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया को भी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो दोनों ओवरलैप करते हैं मोस्टली केसेस में। टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर जोन होता है, दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, देखिए, कार्बन वही है, बाकी प्रॉपर्टी सेम है। कोर जोन के अंदर क्या है, कोर जोन एरिया इज केप्ट फ्री ऑफ बायोटिक डिस्टर्बेंसेस एंड फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस वेयर कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेजिंग ह्यूमन डिस्टर्बेंस आर नॉट अलाउड। यहाँ पे किसी तरह की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। हाँ, आप इलीगली जा सकते हो, लेकिन अगर पकड़े गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है, जो ट्राइबल लोग होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2002, उसके अंदर में जो है उन लोगों को कुछ राइट्स दिए गए हैं कि वो जंगल में जाके जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि जो नॉन टिम्बर होता है, जैसे कोई तेंदू पत्ता होता है, हनी होती है, उसको जाके वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको कलेक्ट करने के लिए जो है टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में वो भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, these areas are required to kept for the purpose of the tiger conservation without affecting the rights of the scheduled tribes or such other forest dwellers. These areas are notified by the state government in consultation with an expert committee constituted for that purpose. देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, लैंड और जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो पहला राइट होगा तो स्टेट का ही होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफाई करती है कि इस एरिया को हम लोग जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर सकते हैं। वो जब उसको नोटिफाई कर देती है तो वो प्रपोजल किसके पास जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास जाता है। उसके बाद वो एनटीसी जो है वो फिर से रिसर्च करती है, अपनी टीम को वहाँ पे भेजती है। जब उसको लगता है कि यस, इसको टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर किया जा सकता है, तो फाइनल अथॉरिटी जो है एनटीसीए के पास ही होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपने। बफर जोन, ठीक है, बफर जोन तो वही होता है, एक्ट डिफाइंस बफर जोन एज द एरिया पेरिफेरियल, है ना, कोर जोन के बाहर यानी कि पेरिफेरी में जो एरिया होता है वो बफर जोन होता है। ये सप्लीमेंट्री हैबिटाट होता है, मतलब बाई चांस अगर भूल के कोई टाइगर अगर चला भी गया वहाँ पे तो वो बफर जोन उसके लिए बना रखा है। क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ अलाउड हैं? यस, यहाँ पे एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, लेकिन लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड है, अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड इन द सेंस कि अगर आपको वहाँ पे कोई एक्टिविटी करनी है तो आपको सरकार की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। जो फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ पे होता है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन, अगर आप आईएफएस के लिए प्रिपेयर करते हो, तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑफिसर सिलेक्टेड होते हैं, जो वहाँ पे वार्डन होता है उस फॉरेस्ट का, आपको वार्डन की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तब आप वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है आप वहाँ पे ग्रेजिंग कर सकते हो, या वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन होती है थोड़ा बहुत वो माइनर जो प्रोड्यूस होता है वहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकती हैं, है ना। आप यहाँ पे सफारी कर सकते हो, टाइगर सफारी कर सकते हो कुछ परमिशन के साथ में।
ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट दिस कोर जोन एंड बफर जोन। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। डिफरेंस इज ट्रांजिशन जोन, देर इज़ नो ट्रांजिशन जोन इन योर टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखिए एनटीसी की फिर वही बात कर रहा है ये। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2005। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 के अंदर, लेकिन ये जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये आपको की एस्टेब्लिश की गई थी 2005 के अंदर। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है, इस अथॉरिटी के पीछे जो है स्टैट्यूटरी बैकअप है। स्टैट्यूटरी बैकअप यानी कि ये अथॉरिटी किसी कानून के तहत बनाई गई है। वो कौन सा कानून है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस अथॉरिटी को बनाने के लिए स्पेशली इस कानून में अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि ओरिजिनली जो ये कानून था इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है किसी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने का। तो 2006 में इसके अंदर जो है हम लोगों ने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके हम लोगों ने इस अथॉरिटी को बना दिया और इस अथॉरिटी को बहुत सारी पावर भी दे दी गई। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है। किसके अंदर? इट वाज सेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अब इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है, मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एंड सीसी। तो अब इसका नाम चेंज हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, नो ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना या इसको मॉडिफाई करना। नो ऑल्टरेशन इन द बाउंड्री ऑफ टाइगर रिजर्व शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एनटीसी। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि इस एरिया को आप टाइगर रिजर्व बना सकते हो। उसकी परमिशन किससे ली थी? एनटीसीए से ली थी। यहां तक आप रुक जाइए। अगर फ्यूचर में स्टेट को लगता है कि ये एरिया को जो है अभी टाइगर रिजर्व नहीं रहना चाहिए, तो क्या उसको वो डिक्लेयर कर सकता है कि देखो आज के बाद ये टाइगर रिजर्व नहीं है? नो, ऐसा नहीं कर सकता। अगर किसी टाइगर रिजर्व एरिया को डी नोटिफाई करना है तो वो राइट जो है सिर्फ और सिर्फ एनटीसीए के पास होता है। एनटीसीए इज द सोल अथॉरिटी टू डी नोटिफाई अ एरिया एज टाइगर रिजर्व। ठीक है, एनटीसीए के साथ साथ जो है आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का भी परमिशन लेना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, चलिए एनटीसी के फंक्शन कौन कौन से हैं? द अथॉरिटी लेज डाउन स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन द टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी है तो सारा काम इसी के पास है। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट। एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाती है हर साल कि आप लोगों ने क्या गाइडलाइंस दी, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, उसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या नहीं हुआ। तो एनुअल रिपोर्ट होती है हर साल और वो पार्लियामेंट के सामने पेश की जाती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर पेश की जाती है अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, उसके साथ वो की जाती है। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी। अब स्टेट में भी एक ऐसी स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, जो टाइगर स्टेट के अंदर में आती है, चेयरमैनशिप ऑफ रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर के अंदर में अथॉरिटी। देखिए ये हर स्टेट के अंदर नहीं होती है, ये सिर्फ उन्हीं स्टेट के अंदर होती है जिनके अंदर जो है टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करता है। तो चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो है एक स्टीयरिंग कमेटी होती है जो सारी चीज़ों को वहाँ पे मॉनिटर करती है, उसको संभालती है। ठीक है, सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो टाइगर कंसेंसस इन इंडिया, जैसे हम लोगों का कंसेंसस होता है हर 10 साल के बाद, ऐसे ही टाइगर कंसेंसस जो है सेंसस भी होता है। लेकिन ये सेंसस जो है 10 साल के बाद नहीं होता है, ये सेंसस होता है एवरी 4 ईयर्स। और कौन करता है इसको? एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको कंडक्ट करता है हर 4 साल के बाद। क्योंकि एनटीसी जो है वो 2005 में बना था, तो पहला सेंसस 2006 में किया गया था, फिर उसके बाद 2010 में, 2014 में और 2018 में। अभी जो लेटेस्ट सेंसस जो 2018 में आया था, एंड सो दिस इज द 4th सेंसस। ठीक है, दिस इज द 4th सेंसस। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस, इंडिया में जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी है अराउंड 33%, विच इज सच अ गुड न्यूज़, है ना। तो यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है इट इज़ अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बिकॉज इट हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। 2014 के सेंसस के दौरान जो है इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी थी? 2226, जो अभी बढ़ के जो है लगभग 3000 हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो
बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, दैट इज़ अबाउट इट। और जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है वो रही है छत्तीसगढ़ की और मिज़ोरम की। छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम। देखिए टाइगर, अच्छा टाइगर सेंसस तो बोलना बड़ा इजी लगता है, लेकिन टाइगर सेंसस एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर जाके करना बहुत टफ चीज़ है, क्योंकि एक तो सारे टाइगर एक जैसे लगते हैं, तो पहचान कैसे की जाए वो बड़ी समस्या है। एक जो तरीका है जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था वो था पग मार्क। पग मार्क, ऐसा माना जाता है कि हर टाइगर के जो पग मार्क यानी कि पैरों के निशान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। तो पग मार्क से जब आप टाइगर्स की पॉपुलेशन को काउंट करते हो किसी जंगल के अंदर, तो वो काफ़ी मिस कैलकुलेशन हो जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी टाइगर के आपको पग मिले ही ना, और हो सकता है कि किसी टाइगर के रिजर्व पग जो है आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएं, ओवरलैपिंग हो सकती है, सिमिलर लग सकते हैं। तो पग मार्क जो है ये एक अच्छा रिलायबल मेथड नहीं है। जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें हम लोग कैमरे का यूज़ करते हैं, कैमरा। ठीक है, क्योंकि टाइगर की जो बॉडी के ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो लाइन होती हैं, वो हर टाइगर पे जो है डिफरेंट होती हैं। अब हम लोग इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन कैमरा इनको पकड़ सकता है। तो उनकी बॉडी पे जो स्ट्रिप्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और आपके जंगल के अंदर जो है कैमरा फिक्स किए जाते हैं। तो वो जैसे ही उस कैमरा को कोई नया टाइगर नज़र आता है जिसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रिप्स होती हैं, तो उसको तुरंत काउंट कर लेता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड, जिसे हम लोग जो है उसको है एम स्ट्रिप्स बोलते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ द टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड द इकोलॉजिकल स्टेटस इज एन ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड अक्रॉस इंडियन टाइगर रिजर्व बाय NTCA। द सिस्टम वुड एनेबल फील्ड मैनेजर जो एक्चुअली में जंगल में होते हैं, असिस्ट इंटेंसिटी एंड स्पेशल कवरेज ऑफ द पेट्रोल्स इन द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्योंकि वो लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं तो उनको GPS सिस्टम दिया जाता है। ठीक है, तो वो उसको काउंट करते हैं। तो स्ट्रिप्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो कैमरे के थ्रू यूज़ किया जाता है। स्ट्रिप्स का यूज़ करके एम स्ट्रिप जो है इट्स ए मोबाइल ऐप, इट्स ए मोबाइल ऐप जो ट्रैकिंग के लिए यूज़ की जाती है। स्ट्रिप्स के थ्रू काउंट करना टाइगर की पॉपुलेशन को, दैट्स अ सेपरेट मेथड जो कैमरा के थ्रू किया जाता है। उसके अलावा आप जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एडवांस मेथड, सैटेलाइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कटिंग यहाँ पे न्यूज़पेपर का दिया हुआ है। देखिए 2018, 2014, 10, 8 कंपेयर किया, देखिए कैसे जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, सो दिस इज सच अ गुड न्यूज़ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइगर्स की। इसका मतलब जो हम लोग एफर्ट ले रहे हैं कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में जो आप लोकेशन देख सकते हो इंडिया में टाइगर रिजर्व की लोकेशन, और ये आपको पूरी लिस्ट दी हुई है टाइगर रिजर्व की। ठीक है, आपको याद करना है, उनका नाम याद करना है, कौन से स्टेट में वो हैं। देखिए ईयर याद नहीं भी करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं लिस्ट में उनके तो आप ईयर याद कर सकते हो, पुराने वाले को लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ टाइगर रिजर्व का नाम याद रखो, वो कौन से स्टेट में है। आप ये भी याद कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर अगर माउंटेन रेंज के अंदर कोई टाइगर रिजर्व पाया जाता है तो आप उस माउंटेन रेंज का नाम भी याद कर सकते हो, या वहाँ से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर अगर फ्लो कर रही है तो आप उस रिवर का नाम भी याद कर सकते हो। अभी लेटेस्ट जो 2021 में टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया है वो है आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, श्रीविल्लापुथुर मेघमलाई, दिस इज द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व जो 2021 में डिक्लेयर हुआ है। दिस इज द लेटेस्ट एंट्री, 1000 एकड़ से ज़्यादा ये लैंड पे ऊपर जो है डिक्लेयर किया गया है। सो दिस इज, अभी टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 51। ठीक है, पहले 50 थे, राइट। सो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। देखिए जो एलिफेंट है ये इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है। इंडिया में बहुत सालों से जो है, एक्चुअली इंडिया को जो है एलिफेंट की लैंड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज हिस्टोरिकली हम लोग एलिफेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और सिर्फ डिफेंस वगैरह के पर्पज़ के लिए नहीं, बट हम लोग इसको
जो है एज अ रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज़ करते थे। अगर आप अभी भी साउथ इंडिया में चले जाओ तो वो कई सारे स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, केरला में वहाँ पे एलिफेंट को जो है एज अ रिलीजियस पर्पस उसकी सेरेमनीज वगैरह में भी किया जाता था यूज़, आज भी किया जाता है। व्हाट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट? देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, और ये 1992 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। Do the Project Elephant scheme, government helps in protection of the management of the elephants to the states having wild elephants in a free ranging population. फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वो फॉरेस्ट वगैरह में उनका जो कॉरिडोर है तो उसमें आराम से इधर से उधर जा सकते हैं। और एलिफेंट्स के कॉरिडोर को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। अब एलिफेंट का कॉरिडोर क्या होता है? देखिए, एलिफेंट जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि माइग्रेटरी स्पीसीज है। ठीक है। माइग्रेटिंग द सेंस के लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल करता है। और एलिफेंट्स की खास बात है ये कि वो जिस रूट से जाते हैं हमेशा अपने उसी रूट को जो है फॉलो करते हैं, वो अपने रूट्स को चेंज नहीं करते हैं। तो दे कैन लाइक ट्रेवल फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है। और उनका जो रूट होता है एक फॉरेस्ट से लेकर दूसरे फॉरेस्ट में, वो इस तरह से ट्रेवल करते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉरिडोर। जैसे मेघालय से वो जो है वेस्ट बंगाल में जा सकते हैं, मेघालय से वो लोग जो है आसाम में जा सकते हैं तो फॉरेस्ट के थ्रू। केरला में जो फॉरेस्ट है वो वहां से होते हुए तमिलनाडु जा सकते हैं, तो ये इनके कॉरिडोर्स इनको बोलते हैं। तो इनके कॉरिडोर्स को और अपने कॉरिडोर्स को लेके जो है एलिफेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं। सालों दर सालों सालों तक जो है वो एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। तो इनके कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना है और इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। रिसेंटली जो एलिफेंट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है इंडिया में, वो 16 टू 28 स्टेट्स में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, क्योंकि सारे स्टेट्स में तो एलिफेंट मिलता भी नहीं है। तो जिस स्टेट्स में एलिफेंट पाया जाता है तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। जैसे अरुणाचल, असम, केरला, उड़ीसा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ठीक है। इस तरह से 16 स्टेट्स में इसको किया जाता है। ठीक है। 2010 के अंदर जो है इसको एक नेशनल हेरिटेज एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया था इन 2010। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव वही बड़ी बड़ी बातें हैं। वेलफेयर ऑफ द डोमेस्टिक एलिफेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द एलिफेंट, मिटिगेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ द ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एलिफेंट एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एलिफेंट्स का हैबिटेट अगर श्रिंक हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो उस केस में कई बार एलिफेंट जो है वो फूड के लिए वो जो है ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर घुस जाते हैं, तो जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है बहुत बार। एलिफेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक और प्रोग्राम चला रखा है जिसको बोलते हैं माइक। माइक माइक मतलब मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। देखिए, एलिफेंट्स की जो है इलीगल किलिंग की जाती है स्पेशली इनकी टस्क के लिए। जो हाथी दांत होता है ना, उसके लिए इलीगल किलिंग की जाती है। तो एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग ना हो, स्पेशली इन साउथ एशिया, उसके लिए जो एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसे कहा जाता है माइक प्रोग्राम, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। और ये किसने चलाया है? ये चलाया है साइट्स ने। साइट्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कन्वेंशन ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी दुनिया में जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो IUCN की लिस्ट में है, इनकी जो है इलीगल ट्रेडिंग को रोकना है। उसके लिए जो है साइट्स एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसने जो है वो ये माइक प्रोग्राम चलाया हुआ है। ठीक है। इसका मेन नेम क्या है? इसका एम है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एलिफेंट रेंज कंट्रीज फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ देयर एलिफेंट पॉपुलेशन। तो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन करनी है, शॉर्ट टर्म नहीं करनी है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं तो छोटा सा वो एक आधे वर्ड जो है इधर उधर ट्वीक कर देते हैं। तो इट्स टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, नॉट द शॉर्ट टर्म। ठीक है। टू मेजर द लेवल्स एंड द ट्रेंड इन द इलीगल पोचिंग एंड एंश्योर चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ द एलिफेंट प्रोटेक्शन। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो उसको भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो है माइक के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। 4 अफ्रीकन कंट्री हैं। ठीक है। अफ्रीकन कंट्री हैं कोंगो, इथियोपिया, सेनेगल, नामीबिया। 2 एशियन कंट्री हैं, चाइना एंड इंडोनेशिया। एंड यूरोप, टू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, बेल्जियम एंड कनाडा। और इंडिया तो इसका पार्ट ऑफ कोर्स है ही। ठीक है। कैंपेन हाथी मेरे साथी। देखिए,
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एलिफेंट्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन होती है, हम लोग उनके राइट्स को भी टेक केयर कर रहे हैं। किसने चलाया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। उसने जो है ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलके हाथी मेरे साथी कैंपेन चलाया है, जिसका मेन मकसद क्या है? पब्लिक को अवेयर करना है, पब्लिक अवेयरनेस और फ्रेंडशिप। इसके इसके बीच में बिटवीन एलिफेंट्स एंड लोकल पॉपुलेशन, इनके बीच में जो है फ्रेंडशिप, ताकि प्रॉपर बैलेंस बन सके। देखिए आप लोगों को तो वहां से हटा नहीं सकते हो, है ना? तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ जो है एक बैलेंस बना के चला जाए। कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 24 मई 2011। ठीक है। कब किया गया था? एलिफेंट 8 की मीटिंग में। देखिए एलिफेंट 8 जो है एक ग्रुप है, ये 8 कंट्रीज का ग्रुप है। इट्स अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज एंड दीज कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर एलिफेंट्स आर फाउंड। ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है? कीनिया, श्रीलंका, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तंजानिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड इंडिया। ये 8 कंट्रीज का ग्रुप। ठीक है। एलिफेंट 8 जिसको बोलते हैं। एलिफेंट टास्क फोर्स, जैसे टाइगर टास्क फोर्स बना रखा है उसके बेसिस पे ही जो है एलिफेंट टास्क फोर्स भी बना रखा है। जो नए नए सॉल्यूशन, इट्स लाइक अ थिंक टैंक। ठीक है। इट्स लाइक अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सपर्ट्स जो क्या करते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी को सजेस्ट करते हैं, कुछ नया तरीका अगर फॉलो किया जाना है मिटिगेशन के लिए, एलिफेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वो सजेशन वगैरह देता है एलिफेंट टास्क फोर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है एलिफेंट रिजर्व की लिस्ट दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हो। नाम दिया हुआ है, कौन से स्टेट के अंदर है वो दिया हुआ है। ठीक है। और उस रिजर्व में कौन कौन से, उस जहाँ पे वो प्रोटेक्शन किया जा रहा है वहाँ पे कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व आते हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एलिफेंट रिजर्व का नाम दिया हुआ है, कौन कौन से एरिया में पड़ता है, ठीक है, कौन कौन सा स्टेट है, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हो। ठीक है। एलिफेंट के बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्पीसी है वो है राइनो, वन ओन्ड राइनो। ठीक है। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रोग्राम चला रखा है, राइनो विजन 2020। ठीक है। ये आसाम के अंदर लॉन्च किया गया, क्योंकि वैसे भी इंडिया में आसाम इज द ओनली प्लेस जहाँ पे वन ऑन राइनो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहीं पे है। और आसाम के अंदर भी कहाँ पे है? 2 नेशनल पार्क हमारे पास है। एक है हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इनकी पाई जाती है। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए, अगर कोई भी स्पीसी अगर वो एक या दो जगह पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसके लिए खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर कल को मान लो कोई डिसीज हो गया या कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, तो उसको सबसे ज्यादा खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसकी प्रोटेक्शन करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये भी हो सकता है कि उसको जो है अलग अलग जगह पे रखा जाए। अगर एक जगह पे सपोज फ्लड आ गया या ड्रोट आ गया या कोई डिसीज आ गया, तो कम से कम दूसरी जगह वाला स्पीसी जो है वो तो कम से कम प्रोटेक्ट हो सकता है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, काजीरंगा और पवित्र नेशनल पार्क में कोई सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम इससे इसकी लोकेशन को चेंज करेंगे। थोड़े बहुत राइनोज को जो है हम लोग दूसरी जगह पे भी लेके जाएंगे। ठीक है। जिसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज देयर लोकेशन। कहाँ कहाँ पे लेके जाएंगे? मानस नेशनल पार्क में, दिब्रू शिकोहा, है ना, लौखावाला, छपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा। तो इनको जो है सिलेक्ट किया गया है किसके लिए? ट्रांसलोकेशन के लिए। ठीक है। क्योंकि आज के समय में ये माना जाता है, सब लोग एक्सपर्ट ये मानते हैं, अगर राइनो की को जो है सेव करना है, तो इसको कई जगह पे जो है इसको आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है। मानस नेशनल पार्क और वो सब। ठीक है। 10 राइनोज हैव बीन रिलीज इनटू मानस सिंस 2010। 10 राइनो को ऑलरेडी हम लोग ट्रांसलोकेट कर चुके हैं, अभी और को करना बाकी है। ठीक है। इसका विजन क्या है? इसका विजन है, विजन ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इंक्रीज द टोटल राइनो फाउंडेशन इन असम फ्रॉम 2000 टू 3000 बाय द ईयर 2020। इनकी पॉपुलेशन को 2000 से 3000 करना है, जो 3000 तो नहीं हो पाई है, लेकिन काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वल्चर की। वल्चर्स क्या होते हैं? वल्चर वो होते हैं जो जो डेड बॉडीज होती हैं दूसरी एनिमल्स की, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है वल्चर। जैसे हमारे यहाँ पे एक वल्चर, आपने नाम सुना होगा, चील, है ना, हिंदी में चील बोलते हैं, वल्चर्स। तो इंडिया में जो है 9 तरह के वल्चर्स पाए जाते हैं, 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओरिएंटल व्हाइट बैक, चिंद्रस वल्चर, बियर्ड वल्चर। ठीक है, आप इनको देख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वल्चर के साथ ये है, देखिए, आप, मैं अपने ना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे, और या फिर हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं, उनके समय में ना बहुत सारे वल्चर्स हुआ करते थे। लेकिन इंडिया इज अ वेजिटेरियन कंट्री, है ना। स्पेशली अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन भी हो, स्टिल आप जो है काउ कंज्यूम नहीं करते हो। ठीक है, यू डोंट कंज्यूम काउ, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल दे डू नॉट कंज्यूम काउ फॉर द रिलीजियस और द सेक्रेड पर्पज। तो व्हेन दिस काउ डाई, तो व्हाट हैपेंस, तो हम उसको ओपन स्पेस में छोड़ देते हैं। ओपन स्पेस में इसको कौन कंज्यूम करता है? वल्चर कंज्यूम करते हैं। यानी वल्चर जो है वो क्लीनिंग का काम करते हैं, वो डेड बॉडीज की रिमूवल का काम करते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को जो है क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ वल्चर्स। बट हुआ क्या, वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है वो अचानक से कम होने लगी। वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है वो अचानक से कम होने लगी, और इनकी पॉपुलेशन जो है वो 97% से ज्यादा भी कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ रीजन है, देखिए। हम लोग जो है एक ड्रग का यूज करते थे, यानी कि मेडिसिन भी आप कह सकते हो, उसका यूज करते थे, जिसका नाम था डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक का यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके फ्लू के लिए यूज करते थे, या उसमें कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए हम जो डाइक्लोफेनेक दवाई है, ये एनिमल्स को दी जाती थी। तो ये डाइक्लोफेनेक दवाई जब उनके बॉडी में जाएगी, तो ये उनके टिश्यूज और उनके मसल्स का पार्ट बन जाता है। अब वो जब एनिमल वो मर जाता है, तो उसको हम लोग ओपन में छोड़ देते हैं। वो एनिमल जिसकी बॉडी के अंदर डाइक्लोफेनेक नाम की दवाई होती है, देखिए अभी पिक्चर भी दिखा रखी है, ये है आपका डाइक्लोफेनेक। ठीक है, ये डाइक्लोफेनेक क्योंकि उसकी बॉडी का पार्ट है, तो अब इसको कौन कंज्यूम करेगा? इसको वल्चर कंज्यूम करेगा, उस डेड बॉडी को। तो जब उस डेड बॉडी को कंज्यूम करेगा, तो डाइक्लोफेनेक भी उसकी बॉडी में चला जाएगा, है ना। तो ये, जब किसी वल्चर की बॉडी के अंदर डाइक्लोफेनेक चला जाता है, तो उसकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। उसकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स है ही नहीं जो डाइक्लोफेनेक को जो है ब्रेक डाउन कर ले। तो डाइक्लोफेनेक अब उसकी बॉडी में क्या करता है, जब वो वल्चर जब अंडे देता है, तो उसकी अंडे का जो बाहर वाला जो शेल होता है, वो इतना वीक होता है कि जैसे ही वो जमीन पे गिरता है, वो टूट जाता है, और उनका किडनी फेलियर हो जाता है। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर देयर किडनीज। ठीक है, तो जब ज्यादा हम लोग डाइक्लोफेनेक यूज करने लगे, तो ज्यादा वल्चर्स उसको कंज्यूम करने लगे, उनकी किडनी फेलियर की वजह से ज्यादा को जो है वल्चर्स वो मारे जाने लगे। बिटवीन 1993 एंड 2002, 99.7% ऑफ वल्चर्स दे जस्ट डाइड, एंड इट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर, मतलब सभी खत्म हो गए लगभग, है ना। कुछ एरियाज को छोड़ के जो है, देखिए 97.4% ये वाला, 99.7 ये वाला, ठीक है, तो वो खत्म हो गए। तो डाइक्लोफेनेक इज अ वेरी डेंजरस। बाद में जब डॉक्टर्स वगैरह ने सैंपल किए लेबोरेटरी वगैरह में, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इसको चेक किया, तो ये पाया गया कि डाइक्लोफेनेक ही जो है, ये उनकी डेथ का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, तो अगर आपको वल्चर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, पॉपुलेशन को जो है प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डाइक्लोफेनेक को जो है बैन करना पड़ेगा, है ना। इसको आप बैन करोगे, इसके यूज को, दैट इज द ओनली वे। और आईयूसीएन की लिस्ट में जो है ये 2002 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी भी है। सो क्या कर दिया? कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ डाइक्लोफेनेक, दैट इज द थिंग। ठीक है, देखिए वल्चर्स का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। दे आर प्राइमरी रिमूवर ऑफ कैरियन इन इंडिया एंड अफ्रीका, है ना। जब डेड बॉडीज मर जाती हैं, तो ये उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो क्लीनिंग का काम करता है, स्कैवेंजिंग का काम करता है ना। और पारसी कम्युनिटी में, देखिए पारसी कम्युनिटी में आजकल तो खैर नहीं होती है, लेकिन पहले प्रैक्टिस की जाती थी, अब तो बहुत रेयर होती है। जब पारसी लोग मर जाते हैं, तो वो अपनी बॉडी को दफनाते नहीं है, उसको जलाते नहीं है, उसको ओपन एरिया में कहीं लेके जाके छोड़ देते हैं,
जहाँ पे वल्चर्स आके इसको कंज्यूम करते हैं। दैट वाज द प्रैक्टिस इन पारसी कम्युनिटी। अब जब वल्चर्स ही नहीं रहेंगे तो उस बॉडी को कौन कंज्यूम करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, राइट? तो एक वो प्रॉब्लम भी है। तो वल्चर के बिना क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो बिटवीन पॉपुलेशन एंड अदर स्कैवेंजर्स जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ feral dogs also caracas dump increase the spread of the disease such as rabies, एंथ्रेक्स। देखिए जब वल्चर्स नहीं रहेंगे तो डेड बॉडीज को जो है कुत्ते वगैरह कंज्यूम करेंगे, और जब कुत्ते वगैरह कंज्यूम करते हैं तो रेबीज के जो है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लाइफ विल बी मच हार्डर फॉर द लोकल हाइड एंड द बोन कलेक्टर्स who rely on the clean carcass in order to earn living। कुछ ऐसी कम्युनिटी होती हैं जो हड्डियां हड्डियों को कलेक्ट करती है मरे हुए एनिमल्स की, है ना। लेकिन हड्डियों को कलेक्ट करने के लिए तो जो एनिमल है वो साफ होना चाहिए, उसका जो मांस होता है वो अगर वल्चर कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए हड्डियां बच जाएंगी। लेकिन अगर जब वल्चर ही नहीं रहेंगे तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ठीक है। देखिए कुछ वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के कुछ मेजर्स लिए गए हैं। मेजर्स टेकन टू कंजर्व वल्चर्स। एक तो सबसे पहला काम तो वही किया, डाइक्लोफेनेक को जो है कंप्लीटली जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। डाइक्लोफेनेक का एक ऑल्टरनेटिव जो है हम लोग लेके आए मार्केट में, जिसे बोल देता है मेलोजिकाम, ठीक है, मेलोक्सिकैम, ठीक है। ये जो है आप यूज कर सकते हो एनिमल्स में, ये वल्चर्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। वल्चर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर जो है स्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे? पिंजौर में 2001 में, पिंजौर हरियाणा। एंड रानी गुवाहाटी असम एंड अनदर वन इज बक्सा जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। 2005 में यहाँ पे किया गया, ठीक है। एक नेशनल एक्शन प्लान प्लान भी बनाया 2016 में वल्चर की पॉपुलेशन को रोकने के लिए। वल्चर कैपिटल केयर फैसिलिटी भी बनाई गई कैप्टिव पंचकुला में ही, ठीक है, जहाँ पे आपने ये पिंजौर के पास में ही पड़ता है। पंचकुला में जो है वल्चर कैप्टिव केयर फैसिलिटी। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? कैप्टिव का मतलब होता है कि आप उनको पकड़ के लेते आते हो, वहाँ पे क्लोज एनवायरनमेंट में जो है इनको इनकी ब्रीडिंग करवाते हो, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हो, और एक बार जब इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक हो जाती है फिर आप इसको एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। वल्चर सेफ्टी जोन, कुछ ऐसे जोन बनाए गए हैं इंडिया में जहाँ पे कंप्लीटली जो है डाइक्लोफेनेक को बैन कर दिया गया है। वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारे जो वल्चर्स है वो ग्रो कर सकें। इसका मतलब है 150 किलोमीटर रेडियस ऑफ वल्चर्स कॉलोनी सो दैट द नो डाइक्लोफेनेक और वेटनरी टॉक्सिक ड्रग्स आर फाउंड इन कैटल कैरेकर्स। यानी कि ये जो वल्चर सेफ्टी जोन होते हैं, यहाँ पे ऐसी हर दवाई को बैन किया गया है जो वल्चर्स को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड जो है हाई माउंटेन्स में पाया जाता है, जहाँ पे मतलब मोर देन 3000 मीटर जिनकी हाइट है, तो उससे ऊपर ये पाया जाता है स्नो लेपर्ड। बहुत ही रेयर एनिमल है, बहुत ही कम दिखाई देता है, ठीक है। स्नो लेपर्ड जो है 2009 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो हिमालय में जो पाया जाता है स्नो लेपर्ड उसकी पॉपुलेशन को जो है कंजर्व कर सकें, उसकी पॉपुलेशन को जो है प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे इसको किया गया है, ठीक है। एम क्या है? वही है, नॉलेज बेस्ड एंड अडेप्टिव कंजर्वेशन फ्रेमवर्क दैट फुल्ली इन्वॉल्व्स द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड के कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं? देखिए इसके कई सारे थ्रेट हो सकते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस, स्पेशली टूरिज्म एक्टिविटीज, ठीक है, टूरिज्म एक्टिविटीज एंड कंपटीशन विद लाइव स्टॉक, ठीक है। जो दूसरे जानवर होते हैं उसके साथ जो है लाइव स्नो लेपर्ड का कंपटीशन होता है, बिकॉज दोनों सेम फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो सारी सारी चीजें हैं। पीपल किल देम टू सेव देयर लाइव स्टॉक, क्योंकि जो स्नो लेपर्ड होता है ये छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनके ऊपर अटैक कर सकता है, उनको मार सकता है। तो लोकल लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों की प्रोटेक्शन करने के लिए जो है स्नो लेपर्ड को मार देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सैड थिंग। रिट्रीटिंग डीपर इनटू द माउंटेन्स ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। देखिए स्नो लेपर्ड वहां पे रहता है जहाँ पे स्नो होती है या बहुत ठंडी जगह होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। तो स्नो लेपर्ड जो है वो अभी और ज्यादा ऊपर की तरफ खिसकते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हाई माउंटेन जो ऑल्टीट्यूड में जो इकोसिस्टम होता है उसके लिए स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्नो लेपर्ड भी जो है वो आपकी फूड चेन में एक बहुत ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइक द टॉप प्रीडेटर, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारा स्नो लेपर्ड को अगर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं
अगर इसको प्रोटेक्ट हम लोगों ने कर लिया, इसका मतलब हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम को हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड के अलावा जो है हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है दूसरे स्पीसीज भी पाए जाते हैं, जैसे रेड पांडा, तिब्बतन गिज़ैल, तिब्बतन अर्गाली एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं। ये है आपका तिब्बतन गज़ैल, ये है तिब्बतन अर्गाली, ये है लद्दाख यूरियाल। ये भी हाई ऑल्टीट्यूड में ही पाए जाते हैं, मतलब 3000 मीटर से ऊपर ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, स्नो हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स एंड बोग्स प्रोवाइड विद ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द एवियन एवीफोना। ठीक है, स्नो लेपर्ड के साथ साथ हम दूसरे स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट करना है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। कुछ बर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राह्मणी डक इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मणी डक, दिस इज ब्राह्मणी डक एंड दिस इज ब्लैक नेक्ड क्रेन। देखिए इसकी गर्दन जो है वो ब्लैक कलर की है, इसलिए इसको ब्लैक नेक्ड क्रेन बोल दिया गया है। ठीक है, 2003 के अंदर जो है कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, ठीक है, इसने जो है स्नो लेपर्ड के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया है। ऐसे ही 2003 में जो है साइट्स ने भी अपने स्कोप को एक्सपेंड किया। साइट क्या है, मतलब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसी। इसने क्या किया, इसने स्नो लेपर्ड को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, हिमालय को सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने, मतलब हिमालय सिक्योर हिमालय, ये प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और UNDP ने इसको चलाया था। ठीक है, स्नो सिक्योर हिमालय का मतलब ये नहीं कि हिमालय माउंटेन्स को सिक्योर करना है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे स्नो लेपर्ड को जो है हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, उनके हैबिटाट को सेव करना है। कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया गया था, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम में, क्योंकि यहीं पे हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ठीक है, अब टर्टल को भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, टर्टल सी टर्टल प्रोजेक्ट, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कंजर्वेशन ऑफ द ओलिव रिडले टर्टल। ओलिव रिडले टर्टल जो है ये काफी पॉपुलर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट थ्रेटेंड ऑल्सो। और ओलिव रिडले टर्टल के लिए जो है उड़ीसा कोस्ट, जो उड़ीसा पे पाया जाता है, उड़ीसा कोस्ट पे। ठीक है, हालांकि ये 10 कोस्टल स्टेट्स में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, सी टर्टल प्रोग्राम कब चलाया गया था, 1999 में चलाया गया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में इसका सेंटर। ठीक है, तो इसने जो है 10 कोस्टल स्टेट्स में इसको चलाया था। किसको चला प्रोटेक्ट करना है, ओलिव रिडले टर्टल को प्रोजेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ओलिव रिडले टर्टल को प्रोटेक्ट करना है। देखिए ये है ओलिव रिडले टर्टल। इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी जो स्किन जो कलर होता है ये ओलिव जैसा होता है। ठीक है, गर्म जगह में पाया जाता है, वो वाटर्स इन पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में पाया जाता है। ओलिव रिडले इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अबंडेंस में भी है और सबसे ज्यादा छोटा भी है। आपके ये खास बात इसकी यह है कि ये कार्निवोर है, ये दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को कंज्यूम करता है, इट्स नॉट अ हर्बीवोर। ठीक है, IUCN के रेड लिस्ट में जो है वल्नरेबल है। इंडिया में जो है ये कहाँ पाया जाता है, बेसिकली उड़ीसा कोस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। गढ़ी माथा, गढ़ी माथा जो है इट इज द कोस्ट, गढ़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, गढ़ी माथा ओलिव रिडले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा कोस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, लाखों की संख्या में जो है वहां पे हर साल ओलिव रिडले टर्टल जो है वो नेस्टिंग के लिए आते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए आते हैं, मेटिंग के लिए आते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। और ये बहुत ही यूनिक फिनोमिना होता है, बहुत यूनिक फिनोमिना होता है, जिसे कहा जाता है अरीबाड़ा। इस कहा जाता है अरीबाड़ा, ये स्पेशल नाम इसको दिया गया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसकी पोचिंग करते हैं मीट के लिए, इनकी जो शेल जो हार्ड कवर होता है इसके लिए जो है इसकी पोचिंग करते हैं। तो बहुत ही यूनिक एक लाइफस्टाइल होता है इसका, लाखों की संख्या में आते हैं। और दूसरा क्या है, एक ना जो लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं तो इनके जो नेट्स होते हैं, नेट्स के अंदर भी जो है ये बेचारा फंस जाता है, तो इनके लिए जो है स्पेशल नेट बनाए गए हैं, स्पेशल नेट बनाए गए हैं, जिसे कहा जाता है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। इन नेट्स में जो है स्पेशल डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो क्योंकि जब आप इसको पकड़, ये इस तरह से कुछ बनाया होता है कि जब आप इसको पकड़ते हो तो फिश वगैरह वो तो इसमें जो है ट्रैप हो जाती हैं, लेकिन जो टर्टल होते हैं वो इससे बाहर निकल के जा सकते हैं।
कुछ इस तरह के इसके अंदर जो है कुछ ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट से लगाया जाता है जिसमें से ओलिव रिडले टर्टल जो है वो आसानी से बाहर निकल के जा सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मैंडेटरी किया गया है अंडर ऑपरेशन कच्छापा। ऑपरेशन कच्छापा के अंडर में इस तरह के नेट्स को इंक्लूड करना कंपलसरी कर दिया गया है फिशरमैन के लिए। ठीक है, ओडिशा में जो है इसको लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी। ठीक है, तो ओलिव रिडले टर्टल को हम लोगों ने जो है प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे कर सकते हैं, देखिए वही करा चुका हूँ आपको। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, भीतर कणिका सेंचुरी जो है ना, सी टर्टल इधर भीतर कणिका सेंचुरी वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक स्कीम चलाई गई थी 1975 में, भीतर कणिका सेंचुरी। ये भी आपकी उड़ीसा के अंदर में ही पाई जाती है। ठीक है, विद द एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, एक नेम है एसोसिएशन का जिसका नाम है सह्याद्री निसर्ग मित्रा। ठीक है, इसने क्या किया था 2002 में टोरटोइस कंजर्वेशन स्कीम चलाई थी। ठीक है, जिसने जो है ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो न्यू बोर्न जो टर्टल्स होते हैं, ठीक है, उनके टेक केयर करती है और इनको प्रॉपरली जो है इनको कंजर्व करके बाद में ओशन के अंदर इनको रिलीज कर देती है। दैट इज योर ऑपरेशन कच्छापा। ठीक है, बात कर लेते हैं क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया। ऐसा मोस्ट सक्सेसफुल क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक समय में जो है इंडियन जो क्रोकोडाइल्स हैं, इंडियन क्रोकोडाइल एक्सटिंक्शन वाली स्टेज में आ गए थे। गिने चुने ही बचे थे, गिने चुने, लेकिन बाद में इनको इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया कि आज के समय में जो है इनकी संख्या हजारों में हो गई है। सो वी हैव सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड क्रोकोडाइल पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम। ठीक है, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम टू टेक अप रिसर्च टू इंप्रूव मैनेजमेंट। देखिए वही बड़ी बड़ी बातें की गई हैं इस प्रोग्राम में। क्या क्या है, टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ द क्रोकोडाइल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, टू रिवील नेचुरल पॉपुलेशन क्विकली थ्रू ग्रो एंड रिलीज। मतलब आप इनको रखोगे, इनकी देखभाल करोगे, एक बार ये प्रॉपर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर आप उसको वाटर में रिलीज कर देते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रो एंड रिलीज। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग को भी हम लोगों ने जो है प्रमोट करना है। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब आपको बता चुका हूँ, जिसमें हम एनिमल्स को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद उसको हम लोग रखते हैं, उसकी कंजर्व करते हैं, उसको टेक केयर करते हैं, उसकी ब्रीडिंग करते हैं और उसको पॉपुलेशन को बचा के रखते हैं। दैट इज योर कैप्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, इंडिया में जो है आईयूसीएन की जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। ठीक है, इंडिया में जो है 3 स्पीसी पाई जाती हैं। इंडिया में जो है 3 स्पीसी पाई जाती हैं। एक है हमारे पास गेवियाल्स, दूसरा हमारे पास सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एक हमारे पास मगर क्रोकोडाइल है। ठीक है, घड़ियाल जो है इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ योर क्रोकोडाइल। ठीक है, रिवराइन हैबिटाट होता है, डीप डीप पानी में रहता है, साफ पानी होना चाहिए, फास्ट मूविंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रेफर करता है रहना। इंडिया में जिनकी पॉपुलेशन है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, रामगंगा रिवर कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिरवा रिवर, गंडक रिवर, चंबल रिवर, सोन रिवर, है ना, महानदी रिवर, बराक रिवर। यहाँ इन रिवर्स में जो है कुछ मगर पाए जाते हैं। ठीक है, घड़ियाल कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम तो ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 1975 में स्टार्ट किया था। इसके अलावा घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर जो है वो बनाया गया है कहाँ पे, नंदाकनन जूलॉजिकल पार्क, ये उड़ीसा में है आपका। ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको एस्टेब्लिश किया गया 1975 में और 1982 में, जिसके अंदर जो है क्रोकोडाइल को रिहेबिलिटेट किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे करके प्रोग्राम हैं जो चलाए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट हंगुल की। देखिए हंगुल को कहा जाता है कश्मीरी स्टैग। इट्स अ वैरायटी ऑफ डियर। ठीक है, कश्मीर का जो है ये जो है स्टेट एनिमल है कश्मीरी स्टैग, जिसे हंगुल भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया के अंदर जो रेड डियर पाया जाता है ये उसी की एक जो है सब स्पीसीज है। ठीक है, कश्मीर के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है वो पाई जाती है दचिगम नेशनल पार्क के अंदर। दचिगम नेशनल पार्क के अंदर, जिसका जो एलिवेशन है, जो ऑल्टीट्यूड है, दैट इज मोर देन 3000 मीटर, वहां पे ये पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है, सिंध वैली, ठीक है, ओवरे आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, किश्तवाड़ एंड भदरवा, यहाँ पे इसकी अलग से लोकेशन है, आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। ठीक है,
बट अनफॉर्चुनेटली इनकी जो हंटिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है इनकी स्किन के लिए, फूड के लिए, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है। सिर्फ 150 एनिमल ही जो है 1971 में 70 में बचे थे। उसके बाद जो है थोड़े से कंजर्वेशन जो है एफर्ट लिए गए और अभी इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये कैप्टिव ब्रीडिंग की बहुत बार बात हो चुकी है। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी वाइल्ड स्पीसी को कैप्चर करते हो, उसके बाद उसको जो है खिलाते पिलाते हो, उसकी टेक केयर करते हो और एक बार उसको रेज करते हो स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह में, ठीक है। स्पेशल फैसिलिटी में रेज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है जब आप इसको जो है ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर जो है रिलीज भी कर सकते हो उसके नेचुरल हैबिटाट के अंदर, और कई बार उसको आप वहीं पे जो है उसकी ब्रीडिंग करते हो ताकि इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग प्लांट्स और एनिमल लाइफ इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे जू हो गया, जू, वाइल्ड लाइफ रिजर्व होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, तो यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है। कैप्टिव ब्रीडिंग का पर्पस क्या हो सकता है? रिसर्च पर्पस हो सकता है, कमर्शियल पर्पस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप जैसे टूरिज्म एक्टिविटी, ठीक है, आप कहीं पे कैप्टिव ब्रीडिंग करते हो तो वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह को, टूरिज्म भी आप एक पर्पस हो सकता है जिससे जो है कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। रिसर्च पर्पस भी हो सकता है जिससे हम उनके नेचुरल हैबिटाट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सके, उनकी हैबिट्स क्या हैं, या उसके अंदर कोई डिसीज है अगर तो उस डिसीज के बारे में, कोई वायरस वगैरह है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। इंडिया में जो है जो कुछ लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है जहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है अलग अलग स्पीसीज को लेके, स्नेक को लेके, क्रोकोडाइल, लायन, घड़ियाल, वल्चर, डॉल्फिन, मकाक वगैरह, इनके लिए यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो नाम उनके, ठीक है। तो वही सारी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। गैंजीज डॉल्फिन की बात करते हैं। गैंजीज डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इसको जो है कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है जैसे सुसु, चूशक, साइड स्विमिंग डॉल्फिन एंड ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है, कई दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब डॉल्फिन जो है इट्स नॉट अ फिश, डॉल्फिन जो है फिश नहीं होती, डॉल्फिन जो है मैमल होता है, मैमल। और मैमल जो है वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, तो इनको सांस लेने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है, सरफेस पे आना पड़ता है। गंगा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ठीक है, कर्णाफुली, संगा रिवर सिस्टम में पाई जाती है, नेपाल के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर में ये पाई जाती है। और क्योंकि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी अवेलेबल कराई गई है। तो इसको जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। देखिए शेड्यूल 1 के अंदर जो एनिमल होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं दुनिया। और ये ये डॉल्फिन है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, यानी कि जो रिवर्स और लेक्स के अंदर पाई जाती हैं ये डॉल्फिन जो है वो ओशियन के अंदर नहीं पाई जाती हैं। तो दुनिया में 4 ही ऐसी डॉल्फिन है जो फ्रेश वाटर वो डॉल्फिन जिसको बोला जाता है। एक तो इंडिया के अंदर हो गई, दूसरी जो है बैजी, जो चाइना में जो है यांगजी रिवर के अंदर पाई जाती है। एक होती है भूलन जो पाकिस्तान में इंडस रिवर में पाई जाती है। एक होती है बोटो जो अमेजोन रिवर यानी कि साउथ अमेरिका, ब्राजील में पाई जाती है। तो ये 4 वैरायटी है जिसमें से इंडिया के अंदर एक वैरायटी पाई जाती है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। इंडिया में जो है गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी है जिसका नाम है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, बिहार के अंदर, ठीक है। बिहार में जो लोकल लोग हैं इसको जो है सूंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, दे कॉल्ड गंगा डॉल्फिन एज सून, ठीक है। और इसका रिलीजियस और सेक्रेड मीनिंग भी है। इंडिया में जो गंगा माता है, ठीक है, उनकी सवारी बोला जाता है इनको। डॉल्फिन इज कंसिडर्ड एज अ व्हीकल फॉर द गॉडेस गंगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो है थ्रेटेंड स्पीसीज है, ठीक है, इसको एंडेंजर्ड स्पीसी डिक्लेयर किया हुआ है, एंडेंजर्ड स्पीसी। तो जो एंडेंजर्ड स्पीसी होते हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, ठीक है, वो सब थ्रेटेड स्पीसी के अंडर में आते हैं। ऑलरेडी हम लोग आईयूसीएन की रेड लिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम हो गई थी। चाइनीज़ जो रिवर डॉल्फिन है जो यांगजी रिवर के अंदर पाया जाता है, 2006 में उसको फंक्शनली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था उस रिवर के अंदर, और ये जो डॉल्फिन्स हैं वो हाई पोल्यूटेड वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती, ये फ्रेश वाटर में जो है सर्वाइव करती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर भी इसको जो है कई तरह के थ्रेट होते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, सिल्टेशन हो गया, कई बार
जो फिशिंग नेट्स होते हैं, फिशिंग नेट्स के अंदर ये बेचारी फंस जाती हैं, ठीक है। ऑयल के वगैरह के पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है बाई पोचर्स, तो वो भी है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसने जो इनिशिएटिव लिया था 2016 के अंदर, उसके अंदर भी जो है डोल क्या हुआ, गंगा गंगा रिवर जो या दूसरी रिवर जो है वो थोड़ी सी साफ हो गई है, जिसकी वजह से ये डॉल्फिन की पॉपुलेशन जो है दोबारा से थोड़ी बहुत इंक्रीज होने लगी है, तो इट्स अ गुड न्यूज। ठीक है। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, जिसका बोला जाता है सेवन, ठीक है, सेवन। इट्स अ रीजनल नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ द 8 कंट्रीज इन साउथ एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो क्या करती है, जो वाइल्ड लाइफ जो क्राइम होते हैं उसको जो है कम करने का काम करती है। ठीक है। जो पोचर्स होते हैं, जो इलीगल किलिंग करते हैं, ठीक है, और जो इलीगल ट्रेड होती है, ठीक है, इसको जो है कम करना है। ठीक है। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, तो ये कुछ कंट्रीज ने ऐसा ग्रुप बनाया हुआ आपस में कि इस तरह की पोचिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, कोई रिसर्च होता है या कोई कोलैबोरेशन होता है, वो सब किया जाता है। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दीज प्रोग्राम्स। अगर कोई और प्रोग्राम अगर आपको मिलता है फ्यूचर में, कोई नया प्रोग्राम अगर वो स्टार्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है अगर इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपसे।